Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various philosophies, it is the last philosophy from my side, that is Nyaya Darshan, Nyaya philosophy. It's epistemology, metaphysics, ethics, liberation, concept of God, and educational implications too. Okay, so let's start. शुरू करते हैं न्याय दर्शन. हम लोगों ने सांख्य की बात की. हमने जब सांख्य पढ़ा तो हमने जाना कि सांख्य और योग ऑलमोस्ट एक है, बस योग है जो ईश्वर की संकल्पना उसने उसमें ऐड किया है, जिसको कि सांख्य ने नहीं किया था. और उसके बाद हम लोगों ने वेदांत की भी बात की, गीता की बात हम पहले कर चुके थे. तो न्याय फिलोसफी क्या है? द न्याय स्कूल इज फाउंडेड बाय द सेज गौतम, who is not confused as गौतम बुद्ध. ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये गौतम ऋषि थे. he is familiarized as अक्सपद. न्याय मीन्स करेक्ट थिंकिंग, है ना. यहाँ पे आपको ऐसे समझना चाहिए कि पूरा लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकलिटी पे बेस्ड ये दर्शन है. न्याय मीन्स करेक्ट थिंकिंग, यानी कि आप सही सोच रहे हैं विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स एंड वैलिड रीजनिंग, जिसमें आप सही तर्क दे रहे हैं और वैलिड तरीके का रीजनिंग कर रहे हैं. दस न्याय फिलोसफी इज नोन एज तर्क शास्त्र, the science of reasoning, प्रमाण शास्त्र, the science of logic and epistemology, हेतु विद्या, the science of causes. मतलब ये सब इसके नाम है कि इन नामों से भी जाना जाता है. तर्क शास्त्र यानी कि तर्क के विज्ञान के नाम से जाना जाता है. प्रमाण शास्त्र मतलब कि लॉजिक या इपिस्टेमोलॉजी के विज्ञान के नाम से जाना जाता है. हेतु विद्या मतलब कारण विज्ञान के नाम से जाना जाता है. वाद विद्या मतलब डिबेट, वाद विवाद, डिबेट के विज्ञान से के नाम से जाना जाता है. एंड अनविक्सिकी द साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी, क्रिटिकल स्टडी के विज्ञान के नाम से जाना जाता है. द न्याय फिलोसफी इज ए प्रैक्टिशनर एंड बिलीवर ऑफ रियलिज्म सीक्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ रियलिटी. जो न्याय फिलोसफी है, एज ए प्रैक्टिशनर एंड बिलीवर ऑफ रियलिज्म, यानी कि ये भी देखिए, जैसे ही रीजनिंग की बात होगी आपको पता है कि रियलिस्टिक फिलोसफी होगी वो, तो ये भी रियलिस्टिक लोग थे, रियलिज्म को मानने वाले थे. और सीक्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ रियलिटी, रियलिटी के नॉलेज को जानने का प्रयास इन्होंने अपने दर्शन में किया है. अब इसका देखिए थोड़ा सा ये सांख्य से ज्यादा डीपर इसकी एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स एक्सेट्रा है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि द न्याय स्कूल ऑफ थॉट इज एडहियर्ड टू एटोमिस्टिक प्लूरलिज्म. देखिए आपको आपको इसी वक्त जब आप डिफरेंट फिलोसफी पढ़ लेते हैं तो डिस्टिंक्शन भी देखते चलना चाहिए. जैसे सांख्य फिलोसफी क्या थी? डुअलिस्टिक रियलिज्म था, है ना, क्योंकि वो दो बोल रहा था कि पुरुष और प्रकृति दो रियलिटी है. ये कह रहे हैं एटोमिस्टिक प्लूरलिज्म एंड लॉजिकल रियलिज्म. इट इज एटोमिस्टिक प्लूरलिज्म ऑन द अकाउंट. क्यों एटोमिस्टिक प्लूरलिज्म है? क्योंकि ये मानता है कि एटम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर. ये मानता है कि जो अणु है वो मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंड देयर आर नॉट वन बट मैनी एंटिटीज. और मानता है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारी एंटिटीज हैं, बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, भौतिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, एज अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स. और यही ब्रह्मांड के अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. By holding pluralism standpoint, it refutes materialistic and spiritualistic monism. यानी कि जब ये बहुवाद को मानता है तो ये स्पिरिचुअलिस्टिक मोनिज्म और मटेरियलिस्टिक को मना कर रहा है. यानी कि मोनिज्म यानी एक वाद को मना कर रहा है. ये इट इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल. अब लॉजिक ये तो हो गया कि एटोमिस्टिक प्लूरलिज्म क्यों है, क्योंकि एटम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट का मैटर है, मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉरी, और बहुत सारे हैं, इसलिए एटोमिस्टिक प्लूरलिज्म हो गया. और लॉजिकल रियलिज्म क्यों है? इट इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल रियलिज्म बाय dint of its adaptation the doctrine that the world exists independently from our perceptions and knowledge. यही तो रियलिज्म कहता है कि जो वर्ल्ड है वो हमारे परसेप्शन से परे है, उससे स्वतंत्र है. जरूरी नहीं कि हमने कोई चीज परसीव किया होगा तभी वो रियल है तो है, हमने उसका परसेप्शन किया है या नहीं किया है वो बात दूसरी है. तो वर्ल्ड एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम आवर परसेप्शंस एंड नॉलेज. फर्दर द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिफेंडेड नॉट बाय आवर फेथ और इंट्यूशन बट बाय द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस. ये कह रहा है कि जो संसार है, द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार का जो 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 एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है, और हमारे फेथ और इंट्यूशन पे नहीं चलता है बल्कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर चलता है. तो ये मोटा मोटा बात इन्होंने ज्ञान के लिए कही. और कहा क्या कहा इन्होंने? हम लोगों ने पढ़ा था सांख्य में कि वो परसेप्शन, इन्फरेंस और सबद की बात कर रहे थे. इन्होंने एक और जोड़ा, उसमें परसेप्शन भी है, इन्फरेंस भी है, कंपैरिजन भी है. देखिए इसका एपिस्टेमोलॉजी इतना बड़ा है, उसमें इतने प्रकार की विद्या, इतने प्रकार का परसेप्शन, इतने, तो वो कम से कम 10 वीडियो लायक है. लेकिन चूंकि आप दर्शन के विद्यार्थी नहीं हैं तो मैंने शॉर्ट में इसको समराइज करने की कोशिश की. बट इसका एपिस्टेमोलॉजी इट्स सो वास्ट एंड सो ब्रॉड एंड सो you can say complex. Okay,
The four valid sources of knowledge that is upheld by the न्यायिकास perception. According to न्यायिकास मतलब न्याय के मानने वाले लोग जो थे उन्होंने कहा perception, ये तो हम लोग समझ गए कि प्रत्यक्ष है ये, is the direct and immediate cognition produced by the interaction between the object and sense organs. For a perceptual cognition four elements are necessary. वो कह रहे हैं कि हम किसी चीज का अगर परसेप्ट करना चाहते हैं, परसीव करना चाहते हैं, तो चार उसके लिए तत्व जरूरी है: सेल्फ, माइंड, सेंस ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट्स. सेल्फ हमारा खुद का, माइंड जिससे हम परसीव करेंगे, सेंस ऑर्गन जिससे परसीव करेंगे, और ऑब्जेक्ट जिसको परसीव करेंगे. द सेल्फ इज इन कांटेक्ट विद द माइंड इज इन कांटेक्ट विद द सेंस ऑर्गन्स, एंड लास्टली द सेंस ऑर्गन्स आर इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स. एज अ रिजल्ट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स. ये कहा इन्होंने कि ये हो गई बात परसेप्शन की. अब इन्फरेंस होता है कि जिसका हम डायरेक्ट परसेप्शन नहीं कर रहे हैं बट हम अनुमान लगा रहे हैं, है ना. The second source of valid knowledge is inference. It is also known as अनुमान. The expression अनुमान is the conjoint of two terms. ये कह रहे हैं अनु और मान से मिलकर अनुमान बना है. अनु का मतलब होता है बाद में, और मान का मतलब इन्होंने मन और या कॉग्निशन से लिया है. तो सो एटाइमोलॉजिकली स्पीकिंग अनुमान का मतलब जो कॉग्निशन के बाद आप निकाल रहे हैं. लिटरली स्पीकिंग अनुमान इज सच नॉलेज विच फॉलोज फ्रॉम अदर नॉलेज. यानी कि आपने ये ज्ञान प्राप्त किया, ये ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद आपने कुछ निष्कर्ष निकाला, वो अनुमान है. So an inference is constituted with at least three sentences, and these three sentences are again constituted of three different terms. ये कैसे मिलेगा? Major premise, minor premise और conclusion. देखिए आगे आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे major premise क्या है? All things which have smoke have fire. हर चीज जिसमें धुआं होता है उसमें आग होती है. तो minor premise क्या हो जाएगा? This hill has smoke. उस हिल पे धुआं है, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि this hill has fire. यानी आपने देखा नहीं है लेकिन आपने निष्कर्ष निकाला, चूंकि आप जानते हैं कि आग से धुआं उठता है और वहां धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां आग होगी. ये अनुमान है. और उपमान यानी कि कंपैरिजन क्या है? अकॉर्डिंग टू द न्याय फिलॉसफी, कंपैरिजन इज द थर्ड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज. द एक्सप्रेशन उपमान इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स उप और मान. उप का मतलब होता है सिमिलैरिटी, मतलब मिलता जुलता, और मान का मतलब कॉग्निशन. तो यानी कि कौन सी चीजें समान है, मिलती जुलती, यही तो हम लोग तुलना में करते हैं कि क्या चीजें समान है, क्या असमान है, ये निकालते हैं. और सबद, ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ये टेस्टिमनी होता है. इट इज द फोर्थ एंड लास्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. देखिए इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की भी बहुत क्लासिफिकेशन इसमें, बट मैंने उसको पिक नहीं किया है. Sabd literally means verbal knowledge. It is the knowledge of objects derived from words or sentence, but all verbal knowledge is not valid, है ना. सारा verbal knowledge valid नहीं है. तो कौन सा valid होगा? जो कोई reliable person देगा. Reliable person कौन होगा? ये कोई ऋषि हो सकता है, कोई आर्य हो सकता है, कोई expert हो सकता है. ओके, तो ये चार स्रोत उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बताए हैं: परसेप्शन, इन्फरेंस, उपमान एंड शब्द. फिर थ्योरी ऑफ कॉजेशन. देखिए थ्योरी ऑफ कॉजेशन सांख्य में भी थी, थ्योरी ऑफ कॉजेशन यहाँ भी है. जहां पे भी आप लॉजिक की बात करेंगे वो कॉजेशन की बात होगी. क्यों? क्योंकि कारण और प्रभाव, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कारण क्या है, प्रभाव क्या है. सांख्य क्या बता रहा था कि जो कारण है वो जो प्रभाव है वो कारण में ही निहित है, अलग से कोई उत्पत्ति नहीं है. बट ये उसका बिल्कुल उल्टा है. ये कह रहे हैं कि अलग उत्पत्ति है. The theory of causation is an important component of Nyaya philosophy. Before going into the discussion of Nyaya theory of causation, let us understand what is causation. कह रहे हैं कि there are two important components found in the theory of causation. One is cause and another is effect. एक कारण है और दूसरा प्रभाव है. A cause is defined as an unconditional and invariable antecedent of an effect. An effect is defined as an unconditional and invariable consequent of a cause. इनका बस आप ऐसे समझ लीजिए कि न्याय थ्योरी को अष्ट कार्यवाद के नाम से जानते हैं. और इन्होंने कहा कि इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉज, बट द इफेक्ट एंड द कॉज आर नॉट वन एंड द सेम. जो प्रभाव है वो कारण की वजह से प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, बट कारण और प्रभाव एक नहीं है, बल्कि ये कोई नया आउटकम है, नया प्रोडक्ट है. यहाँ पे ये सांख्य से विभेद कर रहे हैं. फिर लिबरेशन में ये क्या कहते हैं? मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? इट इज ए स्टेट रिफ्रेन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग्स एंड बॉन्डेज. वो दशा जिसमें आप सभी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हैं. एंड दोज अराइजेस बिकॉज ऑफ द सेल्फ एसोसिएशन विद बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स. वो जो हमारा सेल्फ, हमारी बॉडी और सेंस ऑर्गन से जो एसोसिएट हो गया है, उसी की वजह से ये सारा सफरिंग और बॉन्डेज हमको मिलता है. तो इन्होंने कहा कि एसोसिएशन एंड अटैचमेंट आर द सोर्सेज ऑफ पेन एंड सफरिंग. जो दुख के कारण है, जो कष्ट के कारण है, वो यही मोह माया और एसोसिएशन और अटैचमेंट है. Hence, as long as self is attached with body and sense organs, it goes through the cycles of birth and death. वो कह रहे हैं जब तक सेल्फ आपका के शरीर और ज्ञानेंद्रियों से अटैच रहेगा, ना कि बाहर मतलब वो जानेगा कि डिटैचमेंट क्या होता है, तब तक आपको जन्म मरण के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा. इसीलिए ये लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं, कर्म की अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा. लिबरेशन अकॉर्डिंग टू न्याय कैन बी अचीव्ड व्हेन देयर इज ए सीसेशन ऑफ कार्मिक चेन और कार्मिक इन्फ्लेक्स. इनके हिसाब से हमको कब मुक्ति मिल जाएगी? जब हम इस कार्मिक चेन
पेन से मुक्त हो जाएंगे। इट इज अ स्टेट वेयर सेल्फ इज डिटैच्ड फ्रॉम बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स। ये कब दशा आएगी? जब आपका सेल्फ आपकी बॉडी और सेंस ऑर्गन से डिटैच हो जाएगा। गॉड की संकल्पना इन्होंने की है जो सांख्य ने नहीं की थी। इन्होंने कहा कि ये फर्स्ट एफिशिएंट कॉज है यूनिवर्सल फोर्सेस का, इसलिए क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, संसार का निर्माता है। अ ह्यूमन बीइंग बाय possessing limited knowledge cannot be the creator of the vast universe। क्योंकि हमारे पास उतना सीमित ज्ञान है, इसलिए हम क्रिएटर नहीं हो सकते हैं। जो क्रिएटर है वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, संसार से, समय से सबसे परे है, उसमें कोई कमी नहीं है। एंड ऑल दीज फीचर्स आर देयर इन सुप्रीम बीइंग और गॉड, हेंस गॉड इज द क्रिएटर और डिजाइनर ऑफ द यूनिवर्स। ये गॉड की इन्होंने संकल्पना की। और अब आ जाते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में साधारण सी बात है, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि लॉजिक और रीजनिंग पे बल है। इसमें कहा गया है कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमनी है। तो ये लॉजिकल एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बल देगा, परसेप्शन और क्रिटिकल थिंकिंग पर का विकास करेगा, वैल्यूज और इथिक्स भी आप में डेवलप करेगा, है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इसका इम्पैक्ट है। न्याय फिलोसफी कैन बी यूज्ड एज ए फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग रिसर्च मेथोडोलॉजीज। इट्स कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, सब्सटेंस, क्वालिटी एंड एक्शन हेल्प रिसर्चर्स टू क्लैरिफाई या क्लियरली डिफाइन रिसर्च क्वेश्चंस एंड एनालाइज डेटा रिगरसली। मतलब पूरा जो लॉजिकल है, ये पूरा रैशनल है, पूरा क्रिटिकल है। तो इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी अनुसंधान के क्षेत्र में भी इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं। तो लास्ट में आप क्या कह सकते हैं कि न्याय फिलोसफी प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग अ होलिस्टिक एजुकेशन दैट एम्फसाइजेस। ये किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को बल देता है? जिसमें आप लॉजिक पे बल दें, क्रिटिकल थिंकिंग पे बल दें, मूल्यों पे बल दें, नीति पे बल दें, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू ए मोर वेल राउंडेड एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल, जिससे कि आप एक संपूर्ण, एक हर तरीके से विकसित ज्ञानवान इंडिविजुअल को उत्पन्न कर पाए। तो अब सारी फिलॉसफी हो गई मेरी, न्याय, सांख्य, योग, वेदांत, गीता, बस एक मीमांसा रह गई है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट। आपको न्याय, देखिए न्याय सांख्य से डिफरेंशिएट करके चलना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ कॉजेशन में दिक्कत डिफरेंस है, और आपका वहां पे 3 बात हो रही थी, यहाँ 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, ये मेन डिफरेंस है। ओके, गॉड की संकल्पना मानिए यहाँ है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।